हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत साथियों, ग्रांड वेलकम है। और आज फिर से आप सभी के लिए एक नई क्लासेस है, ग्रांड वेलकम है। और ये क्लास है हमारा जेट पेपर 1 का यूनिट 9, जिसका नाम है आपका लोक विकास और पर्यावरण, यानी पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट जो आपका यूनिट 9 है, इसी से जुड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं एक इंटरनेशनल हम लोग ट्रीटी के बारे में बात करेंगे, जिसको हम लोग नाम से जानते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो ये क्या था, ये क्यों जरूरत पड़ा, इससे जुड़ा हुआ क्या प्रश्न आता है बार बार, इन सभी मैटर्स पे बात करेंगे। तो चलिए झारखंड पात्रता परीक्षा जेट पेपर 1 के इस क्लासेस में एंट्री करते हैं और आज हमारा जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है उसको देखेंगे। तो इसको देखने के पहले आपको पता होगा कि हमारा वायुमंडल जो अलग अलग परतों में बटा हुआ है, तापमान के रिगार्डिंग, तापमान के अनुसार उसको बांटा गया है एटमॉस्फेयर को अलग अलग लेयर्स में। उसी में एक लेयर हमारा नाम जिसका है समताप मंडल, समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर। और वहीं पे हमारा एक बहुत ही हमारे लिए उपयोगी, हमारे जीवन के लिए जरूरी ओजोन लेयर पाया जाता है, ओजोन परत पाया जाता है। कहां पर? समताप मंडल में। अगर इसको हम देखें तो हमारा अर्थ से ये लगभग 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन लेयर है। 15 से लेकर 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर हमारा ओजोन लेयर पाया जाता है। अर्थ से 15 से 35 किलोमीटर के अंदर ये पाया जाता है। और यह क्या करता है? सनलाइट के साथ जो अल्ट्रा वायलेट रेज आता है, जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, और सच कहें तो वो अगर अर्थ पर पहुंच गया तो हम सभी स्किन कैंसर वगैरह बहुत सारी बीमारियों से मर जाएंगे, झुलस जाएंगे। और यहाँ पर सिर्फ जीव जंतुओं के लिए बल्कि हमारा जो पादप है ना, प्लांट्स है, उनके लिए भी हानिकारक है। वो भी धरती पर सरवाइव नहीं कर पाएगा, यानी कह सकते जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। तो इतना जरूरी है हमारा ओजोन लेयर, वो उन सभी अल्ट्रावायलेट रेज को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन क्या हो रहा है ना, हमारा अधिकतर भौतिकवादी जीवन जीने के कारण कुछ इस प्रकार के सब्सटेंस निकल रहे हैं हमारे द्वारा उपयोग करने के कारण, जो ओजोन लेयर में छिद्र कर रहे हैं। इस छिद्र के कारण आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया में जगह जगह पर जंगलों में आग लग जाती थी, और इस छिद्र के बढ़ने की भी चांसेस बहुत ज्यादा हो गए थे। इसीलिए वर्ल्ड लेवल पे मीटिंग होती है और इस ओजोन लेयर को कम करने वाले जो उत्पाद है, उनका उत्पादन को किस प्रकार कम किया जाए, धीरे धीरे उसको समाप्त किया जाए, इसी पर बात विमर्श करने के लिए एक ट्रीटी हुआ, प्रोटोकॉल बना, जिसी को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। इसी के बारे में जानेंगे टू द पॉइंट, बिल्कुल एकदम पॉइंट बाय पॉइंट, स्टार्ट से लेकर करंट तक, है ना, उसको देखेंगे। तो चलिए साथियों, यार आप सभी को कहना चाहेंगे, अगर आप अभी भी अगर आपने तैयारी नहीं शुरू की है, आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास एग्जाम फाइटर नंबर पे क्लासेस चल रही है, यूजीसी नेट के साथ साथ आपके जेट का भी। और जेट के लिए अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारे कोर्सेस आप एंट्री पा सकते हैं। और अभी ज्यादा नहीं, अभी एक यूनिट खत्म हुआ है, आपको 10 यूनिट पढ़ने हैं पेपर 1 में, तो 10 यूनिट पढ़ने हैं। तो अभी एक यूनिट वो भी खत्म नहीं हुआ, लास्ट स्टेज पे है। अब 1 से 2 क्लास में पहला यूनिट हमारा खत्म हो जाएगा ये, लेकिन आपको पूरा कवर कराया जाएगा, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, पूरा कवर कराया जाएगा। रिकॉर्डेड वीडियो वहाँ अवेलेबल है, इसके अलावा पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल है। कोई दिक्कत हो तो आपके लिए स्पेशल डाउट सेशन भी ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, आप बस मैसेज कर देंगे तो आपके लिए वो क्लासेस यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं, उनका प्रबंध कर देंगे। तो साथियों चलिए आपको दिखा दें कि आपको किस प्रकार क्लासेस में आनी है। अगर आप जेट पेपर 1 या पेपर 2 की क्लासेस करना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पर क्लासेस चल रही है ऑलरेडी, आप यहाँ से एंट्री पा सकते हैं। आप मोबाइल में एग्जाम फाइटर नंबर 1 ऐप डाउनलोड करेंगे, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे आपको अवेलेबल है। यहाँ पर देखिए पेपर 1 की क्लासेस चल रही है, और यहाँ पर पूरा रिजल्ट ओरिएंटेड क्लास है हमारा, अप्रोच रिजल्ट ओरिएंटेड, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों मिलेगा, पीडीएफ नोट्स में मिलेगा, पूरी तरह कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएगा। ये पेपर 1 का है। इसके साथ ही आपको पेपर 2 में हिस्ट्री की भी क्लासेस चल रही है। अगर आप इतिहास की क्लासेस करना चाहते हैं पेपर 2 के लिए इतिहास की भी यहाँ पे क्लासेस आपको दिख रही है। इसके अलावा सोशलॉजी की भी क्लासेस है, और बिल्कुल जेन्युइन फीस, जिसके 299 और पेपर 1 का 149 में। तो इस प्रकार आप यहाँ पर क्लासेस का लाभ ले सकते हैं, और बिल्कुल रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच के साथ आपको यहाँ पर क्लासेस का लाभ मिलेगा।
और आप 100% जेट क्रैक करेंगे, इसकी गारंटी है। अगर आप क्लासेस में बने रहते हैं और लगातार जो आपको वर्क मिलता है उसके अकॉर्डिंग अगर आप काम करते हैं तो आपको क्लासेस में कोई भी दिक्कत नहीं होगा और आपके रिजल्ट में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में जानते हैं। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इसका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जैसे हमने पहले कहा, एक अंतरराष्ट्रीय पर्यावरणीय संधि है जिसे कि 1987 में संपन्न किया गया था। और कहाँ किया गया था? मॉन्ट्रियल में। इसीलिए इसी जगह के नाम से इसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है, जगह के नाम से। कब? 1987 में। याद रखिएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1987 में। कहाँ हुआ था? मॉन्ट्रियल में। और ये मॉन्ट्रियल कहाँ है भाई? कनाडा में। इसको क्यों किया गया था? इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? ओजोन लेयर को नष्ट करने वाले रसायनों यानी ओडीएस के उत्पादन और उपयोग को नियंत्रित करना और धीरे धीरे उसे समाप्त करना। ओडीएस क्या हो गया? ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। जो भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस है जो ओजोन परत में छिद्र कर रहे हैं, उनके उत्पादन को धीरे धीरे कम करना और फिर उसे अंततः समाप्त कर देना, ये इनका टारगेट है। ये बहुत बड़े एग्जाम में आए हुए है ना, बहुत बड़े एग्जाम में आए हुए। और यानी कह सकते हैं इसको हम लोग द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 इज एन इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल ट्रीटी। इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल ट्रीटी एडॉप्टेड इन मॉन्ट्रियल मीन, ये कहाँ है? कनाडा। इट्स मेन एम टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर। इसका मेन एम क्या था? ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना। किस प्रकार? बाय फेजिंग आउट द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, यानी ओडीएस का हम लोग उत्पादन कम करेंगे, उसका उपभोग भी कम करेंगे, उसका खपत भी कम करेंगे, ताकि ये सब्सटेंस ज्यादा प्रोड्यूस ना हो और ओजोन लेयर को छिद्र ना करें, ओजोन लेयर को और क्षति ना पहुंचा पाए। लेकिन ये एक दिन में नहीं हुआ, इसके पीछे कुछ बैकग्राउंड पे भी चलते हैं, इसके पीछे कुछ कहानी आ रही है। तो चलिए बैकग्राउंड यानी फ्लैशबैक पे चलते हैं। 1970 और 80 के दशक की बात करते हैं। 1970 और 80 के दशक में वैज्ञानिकों ने क्या पाया? वैज्ञानिकों ने पाया कुछ रसायन ऐसे हैं जैसे CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसके आता हेलोन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म। ये ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि ओजोन परत के लिए बहुत हानिकारक है। यही उनमें छिद्र होने का महत्वपूर्ण कारण है। तो आपको अगर पूछा जाएगा कि ओजोन लेयर में छिद्र के लिए उत्तरदायी कौन कौन से सब्सटेंस है, तो सबसे बड़ा है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड और मिथाइल क्लोरोफॉर्म। ये सभी उत्तरदायी कारक हैं जो ओजोन परत में छिद्र कर रहे हैं और जिसके कारण सूरज से आने वाली पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज हमारे धरती तक पहुंचने लगी है। और सिर्फ धरती के ही स्थल पर ही रहने वाले नहीं, बल्कि जो समुद्र में रहते हैं जीव जंतु, उनके लिए भी ये हानिकारक है। तो ओजोन परत का क्षय होने से हानिकारक जो पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट रेज पृथ्वी पर आने लगता है, जिससे त्वचा कैंसर, आंखों का मोतियाबिंद, इसके अलावा प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यूनिटी सिस्टम हमारा कमजोर होना है और फसलों और समुद्री जीवन पर भी असर पड़ता है। फसल भी नष्ट होगा और समुद्री जीवन भी, यानी समुद्र में जो जीव जंतु होते हैं उन पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। यानी ओवरऑल पूरा जीव जंतु या पूरा कह सकते हैं हमारा जीवन, सभी के लिए बहुत भी बड़ा ये घातक परिणाम होगा अगर इस पर हम नाश हो जाए। इसीलिए इसी को जब यहाँ पर वैज्ञानिकों ने देख लिया कि नहीं ऐसा ऐसा घटना घटित हो रहा है हमारे यहाँ, हमारे वर्ल्ड में इस प्रकार की चीजें हो रही है, इसीलिए इस पर एक हमें विचार करना चाहिए। और तो सबसे पहली बार इस समस्या से निपटने के लिए 1985 में ही वियना कन्वेंशन का आयोजन हुआ। क्यों? ये भी ओजोन लेयर्स पर चिंता जाहिर करने के लिए किया गया था। तो ओजोन पर सबसे पहली बार चिंता जाहिर करने के लिए कौन सा कह सकते कन्वेंशन किया गया था? तो वो था वियना कन्वेंशन। और वियना कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करते समय ही ये अपना लिया गया था कि हम लोग आगे चलकर एक सम्मेलन करेंगे, एक संधि करेंगे। और वही 1987 में हुआ, ये 85 में हुआ और 87 में क्या हो गया? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल
जो कि ओजोन परत के में जो कह सकते हैं वहां पे क्षरण हो रहा है उनको रोकने के लिए अब तक का सबसे प्रभावकारी और सबसे महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। इसके अलावा आगे अगर हम बढ़ते हैं तो अगर हम देखेंगे कि इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव को हम लोग पहले ही सारांश में समझ चुके हैं। मेन ऑब्जेक्टिव में क्या आ गया कि जो भी आपका ओडीएस है, ठीक है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है, उसके हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उनका उत्पादन और खपत को धीरे धीरे हम लोग कम करेंगे, ज्यादा से ज्यादा कम से कम उसका उपयोग करेंगे। धीरे धीरे अंत इस स्टेज पे जाएंगे कि उसका हम लोग सब्स्टिट्यूट ढूंढ लेंगे, उसका विकल्प ढूंढ लेंगे और अंत इसको समाप्त कर देंगे, ताकि आने वाला समय में जो ओजोन परत में छिद्र हो गया वो ऑटोमेटिक फिर उसमें भर जाता है ना, वो भरने लगेगा और फिर से ओजोन परत पहले के जैसा हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर यह भी कहा गया कि देखिए जो अभी अविकसित देश है या विकासशील देश है उनके लिए उद्योगों का रहना भी जरूरी है, जहां से सब सब्सटेंस निकलते हैं, क्योंकि उनको डेवलप भी करना है, आगे भी जीवन में बढ़ना है। तो उनके लिए अलग नियम बनाया गया, कहा कि इसमें विकसित और विकासशील देशों के लिए अलग अलग समय सीमा तय करना है। जो विकसित देश है उसके लिए समय सीमा उसको जल्दी खत्म करना है और जो विकासशील है उनको थोड़ा समय दिया जाएगा, कुछ छूट दिया जाएगा। ओडीएस के सुरक्षित विकल्प सब्स्टिट्यूट जैसे कि एससी, एफसीएस, एससीएस को बढ़ावा देना, इसका सुरक्षित विकल्प की ओर हम लोग जा सकते हैं कि ऐसा चीज हम लोग यहाँ प्रयोग करें जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह प्रोड्यूस ही ना कर पाए, ठीक है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और वित्तीय सहायता उपलब्ध करना, जो भी विकासशील देश हैं उनको अगर कुछ लॉस हो रहा है, अगर वो नहीं कर पा रहे हैं, प्रोडक्शन उनका बंद हो जा रहा है, उसको आर्थिक क्षति हो रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से उसको सहयोग देंगे, वित्तीय सहायता देंगे, ताकि वो इस दिशा में अगर कुछ काम करता है तो उसको जो लॉस लगे कम से कम उसको हम लोग करने का प्रयास करें, उसका लॉस कम से कम हो। इसके अलावा अगर हम बात करें इसका प्रमुख विशेषता के की फीचर्स क्या है, तो देखिए की फीचर यह एक कानूनी रूप से बाध्यकारी है, लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है ये, ठीक है। ये कानूनी रूप से अगर कोई इसका उल्लंघन करता है उसको पनिश भी किया जा सकता है, क्योंकि यह कानूनी रूप से बनाया गया है। ये कानून अंतर्राष्ट्रीय कानून है, कोई भी हर देश इसके अंतर्गत आता है, लेकिन समय समय पर इसमें भी संशोधन हुआ है। कौन कौन सा संशोधन कब हुआ है, आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में देख लीजिए, इसमें क्या क्या चीजें ऐड की गई है। सबसे पहले संशोधन हुआ 1990 में, अब इसमें क्या संशोधन हुआ। दूसरा हुआ कोपेनहेगन में 1992 में। क्या क्या संशोधन हुआ उस पर नहीं जाना, क्योंकि इतना डिटेल इतना अंदर जाके नहीं पूछा जाता, क्योंकि ये आपका ऑप्शनल पेपर नहीं, ये बस पहला पेपर है जहां सतही लेवल पे आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद फिर से मॉन्ट्रियल में 10 साल के बाद फिर से संशोधन हुआ था, इसलिए नाम है मॉन्ट्रियल संशोधन। पहला हुआ मॉन्ट्रियल में, फिर 1987 में हुआ था, फिर 1997 में 10 साल बाद फिर से वहीं पे सम्मेलन हुआ, इसलिए मॉन्ट्रियल संशोधन भी है। बीजिंग संशोधन है, किगाली संशोधन, और किगाली संशोधन का कुछ खास है उसको लिस्ट में डाल दिया है। यहाँ पर HFCS को भी शामिल किया गया। HFCS को कब शामिल किया गया, किगाली संशोधन 2016 ईस्वी में, 2016 ईस्वी में किया गया इसको। इसके साथ ही यहाँ पर क्या कहा गया, जो विकासशील देश है उनका विकास रुकना नहीं चाहिए, उनका डेवलप रुकना चाहिए, इसलिए उनको तकनीकी और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए 1991 में एक मल्टीलेटरल फंड बनाया गया। मल्टीलेटरल फंड क्यों क्या करेगा, जो विकासशील देश है जो डेवलप कर रहा था और इसके वजह से अगर इन चीजों का कंजप्शन या उत्पादन वो नहीं करेंगे, उनका विकास अगर प्रभावित होता है, उनके लिए फंड का व्यवस्था किया, इसका नाम दिया मल्टीलेटरल फंड। तो यहाँ से उसको फंड दिया जाएगा ताकि वो उसकी भरपाई कर सके। यह संधि आज तक की सबसे सफल पर्यावरणीय संधियों में एक है, क्योंकि हम लोग ओजोन परत का जो छिद्र था ना उसको काफी हद तक हम लोग कंट्रोल करने में सफल हुए हैं। और यह इसी कानूनी, जिस प्रकार यह कानूनी कर सकता है ट्रीटी, उसी कारण ये संभव हो पाया। अगर उसे वॉलंटरी रहता तो फिर संभव नहीं हो पाता। इट इज ए लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी। और कहाँ कहाँ अमेंडमेंट हुआ हमने देखा, लंदन, कोपेनहेगन, मॉन्ट्रियल, बीजिंग, किगाली, और किगाली में ही HFCS को अडॉप्ट किया गया। मल्टीलेटरल फंड बना है, कब बना है, 1991 में। तो मल्टीलेटरल फंड का संबंध किससे, तो ओजोन परत के क्षरण को कम करने के लिए जो विकासशील देश है उनको लॉस ना लगे, उसीलिए
ये फंड बनाया गया है। भारत और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में बात करेंगे। भारत ने इसको कवर अप किया। तो भारत क्या है, विकासशील देश है, तो भारत ने भी शुरू में आनाकानी किया, ठीक है, लेकिन बाद में क्योंकि भारत एक विकासशील देश के साथ एक जिम्मेदार देश है और एक लोकतांत्रिक देश है, तो यहाँ भी विकास के साथ साथ, डेवलपमेंट के साथ साथ पर्यावरण से भी समझौता यहाँ पर नहीं किया जाता है। उसके साथ ताल मिलाकर काम करने का सरकार का प्रयास रहता है। तो भारत सरकार ने भी प्रोटोकॉल पर 1992 में हस्ताक्षर किए, यानी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो 1987 में बना था, उस पर भारत ने कब साइन किया, 1992 में। भारत ने समय सीमा के अनुसार CFCS और ODS का उत्पादन उपभोग धीरे धीरे बंद कर दिया। भारत ने इसको बंद कर दिया। युद्ध स्तर पर लगकर भारत में अभी इन चीजों का उत्पादन होता ही नहीं। भारत में ओजोन सेल बनाया गया इसके लिए, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट बना है, पर्यावरण मंत्रालय अलग से है। फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के लिए अलग से मंत्रालय इसी के अंतर्गत है, लेकिन फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हुआ बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए हैं, ठीक है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमारा अलग है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज यानी पोल्यूशन वगैरह जो भी होता है, उसके लिए भी हमारे पास बहुत सारे ऑटोनोमस बॉडी वाले इंस्टीट्यूशन बने हैं। मान लीजिए अगर NGT हम देते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, वो इसी के अंतर्गत आ जाता है। इस प्रकार की चीजें इंडिया में देखने को मिलती है, जो इस ट्रीटी को जमीनी स्तर पर लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर हम इसकी उपलब्धियों को देखें, तो अभी तक क्या क्या उपलब्धि हुई है, तो 1989 से लागू होने के बाद लगभग 99% ODS का उत्पादन उपयोग बंद किया जा चुका है इंडिया में। वैज्ञानिक रिपोर्ट्स बताती है कि ओजोन परत धीरे धीरे पुनः ठीक हो रही है और 21वीं सदी के मध्य तक पूरी तरह ठीक हो जाएगी। तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि है पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के सुरक्षा के लिए, पूरी दुनिया के संरक्षण के लिए, पूरी दुनिया की तरक्की के लिए, कि यहाँ पर युद्ध स्तर पे इसे लागू करने का प्रयास किया और लोगों ने, देशों ने इसे अडॉप्ट किया। और अब देखिए ओजोन परत धीरे धीरे पुनः ठीक हो रही है और 21वीं सदी के मध्य तक पूरी तरह ठीक हो जाएगी। यह प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन नियंत्रण में भी मददगार है, क्योंकि ODS ग्रीन हाउस गैस भी है। जो ODS है ना, वही आपका ग्रीन हाउस गैस भी है, और जिसके कारण यहाँ पर वैश्विक जो तापमान है ना, वो जो बढ़ने का समस्या है, उसमें इनडायरेक्ट रूप से इनका भी योगदान है। इसलिए अगर यहाँ पे कंट्रोल होता है, वहां भी कंट्रोल होगा। सिंस इट्स इन्फॉर्मेशन in 1989 about 99% of ODS have been phased out। 99% समझ रहे हैं, लगभग इसको आप 100% ही समझिए कि ये सेटल हो गया है। साइंटिफिक रिपोर्ट कंफर्म दैट द ओजोन लेयर इज स्लोली रिकवरिंग, वो स्लोली रिकवर भी हो रहा है और 21st सेंचुरी के मिड 21st सेंचुरी तक ये पूरी तरह ठीक भी हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि यह संधि काफी सफल रही है। हम लोग सीधे कंक्लूजन पे आते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक ऐतिहासिक और सफल पर्यावरण संधि है, जिसने वैश्विक सहयोग और सहानुभूति प्रयासों के द्वारा ओजोन परत को बचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पर्यावरण कानून का सर्वश्रेष्ठ का उदाहरण दिया जाएगा, उसमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का भी नाम जरूर आएगा साथियों। ये इनका कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहा योगदान मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का, और इसीलिए हम लोग ओजोन डे भी मनाते हैं। कब? 16 सितंबर को। ओजोन डे मनाने के पीछे भी ये रीजन है कि 16 सितंबर 1987 को ये ट्रीटी हुआ था, उस पर हस्ताक्षर हुए थे, इसीलिए हम लोग ओजोन दिवस भी मनाते हैं 16 सितंबर को सभी। तो ये इंपॉर्टेंट क्लास था, और मैंने पहले ही कहा अगर आप क्लासेस करना चाहते हैं हमारे साथ भी जुड़कर क्लासेस कर सकते हैं, और वहां पर सैकड़ों बच्चे क्लासेस कर रहे हैं, सैकड़ों बच्चे हैं हमारे वहां पर पेपर 1 की क्लासेस कर रहे हैं। आप भी चाहें तो वहां ऐड हो सकते हैं। ऐड होने के लिए क्या करना होगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने एप्लीकेशन का लिंक डाल दिया है। इस वीडियो के नीचे ही आपको हमारे एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। वहां से आपको क्या करना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड करने के बाद स्टोर सेक्शन पे जाना है। जब एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा, जब ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, तो उसके बाद आपको स्टोर का एक आइकॉन दिखेगा नीचे, मोबाइल के नीचे स्टोर पे जाइएगा तो वहां अलग अलग कोर्सेज चल रहे हैं। सभी कोर्सेज आपको दिखने लगेंगे, पेपर 1, पेपर 2, और इसके बाद अलग अलग स्टेट का, MP सेट का आपको कोर्स वहां दिखेगा, UGC नेट का कोर्स दिखेगा, उसी में आपको जेट का भी कोर्स दिखेगा। तो जेट के कोर्स पे आपको जाना है, और जिस भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना है आप ले सकते हैं। अगर आप देखें तो इस प्रकार का आपको वहां दिखेगा।
सबसे पहले जैसे आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको स्टोर सेक्शन पे जाना है। स्टोर सेक्शन के बाद आपको यहाँ पर कोर्सेज दिखने लगेगा और यहाँ पर देखिए सबसे नीचे आपका यहाँ पर क्या है, हिस्ट्री है और उसके नीचे आपका सोशियोलॉजी है। तो उसके और नीचे जाइएगा तो आपको पेपर 1 का कोर्स दिखेगा, ठीक है। उसके और आगे बढ़िएगा तो आपको पेपर 1 का यहाँ पर कोर्स दिखेगा। उसको हम दिखाने का आपको प्रयास कर रहे हैं, पेपर 1, जिसके माध्यम से आप क्लासेस में एंट्री लेकर पेपर 1 को शानदार तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं और बिल्कुल मिनिमम प्राइस, ठीक है। और उसको प्राइस नहीं बोलेंगे, बस ये देखिए यहाँ पे आपको पेपर 1 दिख गया। पेपर 1 देख लीजिए कहाँ पर मिलेगा। पेपर 1 आपका यूपीपीएससी जीडीसी के ऊपर पेपर 1 जेट का क्लास है, इसके ऊपर हिस्ट्री का क्लास है। और पेपर 2 हिस्ट्री 299 में अवेलेबल है और पेपर 1 जेट का सिर्फ 149 में है। इसके ऊपर सोशियोलॉजी है पेपर 2 जेट का, वो 299 में अवेलेबल है। आप जिस भी क्लासेस में एडमिशन लेना चाहें ले लें। और ये क्लासेस चल रही है, हालांकि कुछ दिनों से चल रही है और कुछ क्लासेस जरूर आगे बढ़ चुका है, लेकिन आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको अगर डेमो चाहिए तो फ्री कंटेंट भी अवेलेबल है। आप जैसे जेट पेपर 1 की क्लास को एंट्री कीजिएगा वहाँ फ्री कंटेंट दिया जाएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखा दूँ, ये इस क्लास को अगर आप लेते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या लिखा है, 3 फ्री कंटेंट इनसाइड। इसके अंदर आपको 3 फ्री कंटेंट है जिसके माध्यम से आपको पीडीएफ नोट्स है, वीडियो है, उसको देख के आपको अगर अच्छा लगे तो ही कोर्सेज में एडमिशन लेना है, ठीक है। इसी प्रकार हिस्ट्री में भी 2 फ्री कंटेंट अवेलेबल है, आप उसको देख लीजिएगा। और ऐसे ही आप सभी अगर तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं, या जहां भी कर रहे हैं अच्छे से तैयारी कीजिए। आप सभी को एग्जाम फाइटर में से बहुत बहुत शुभकामना है कि आप अच्छा से तैयारी करें और इस बार जेट जरूर क्रैक करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।